तो यूनिट 5 का PYQ का सेकंड पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2 तक तो डिस्कस कर दिया था, क्वेश्चन 3 से डिस्कस करना बचा है, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले इस क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब प्लेनर ग्राफ एंड एक्सप्रेस यूलर फार्मूला फॉर ए प्लेनर ग्राफ। तो जो आपका प्लेनर ग्राफ होता है, प्लेनर ग्राफ का डिफिनीशन यही है, ए ग्राफ इज सेड टू बी प्लेनर इफ इट कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन सो डैट नो एजेस क्रॉस या विदाउट क्रॉस ओवरिंग ऑफ द एजेस। अब जैसे ये ग्राफ आपका दिया गया है, ये देखने में प्लेनर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एज का क्रॉस हो रहा है। तो आप इसको रीड्रा करके बना सकते हैं, तो इस वजह से ये प्लेनर ग्राफ चूँकि रीड्रा कर सकते हैं विदाउट क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस, सो इट इज़ ए प्लेनर ग्राफ। जैसे इसमें से कोई एक डायगोनल आप अंदर रखिए, दूसरा डायगोनल बाहर कर दीजिए, तो इट कैन बी रीड्रा विदाउट क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस, सो इट इज़ ए प्लेनर ग्राफ। और जो सबसे पहला ग्राफ आपका नॉन प्लेनर है वो K5 है, वो नॉन प्लेनर ग्राफ होता है, ये भी आप याद रखिए तो एग्जाम्पल देने में आसानी होगा। इट इज़ द फर्स्ट ग्राफ विच इज़ नॉन प्लेनर ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस। अब यहाँ पे देखिए, अगर कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे तो हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एज होना चाहिए, एज, कनेक्टेड शब्द नहीं यूज करेंगे, एज होना चाहिए। देखिए इन दोनों वर्टेक्स के बीच में, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के बीच में नहीं था, इसके बीच में नहीं था, तो मैंने एक ड्रा किया एज, फिर एक इनके बीच में नहीं है, फिर इसके बीच में नहीं, इसके बीच में नहीं, तो ये एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। और इसको आप अगर कोशिश करेंगे रीड्रा करने की तो क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस नहीं आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। जैसे अंदर वाला ये मान लीजिए कि V1 वर्टेक्स है, ये V2 है, ये V3 है, V4 है आपका, ये मान लीजिए, और ये V5 है। अगर आप इसको रीड्रा करेंगे, मान लीजिए V1 V4 का के बीच में जो एज है उसको अंदर से बना दिए, V1 V3 के बीच का अंदर से बना दिए, और ये V1 हो गया, V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया, और ये V5 हो गया। अब इसके बाद कोई और एज बनाइए जो बाहर से बना सकते हैं, जैसे V3 और V5 वाला बना दीजिए। अब चूंकि अंदर से बनाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो बाहर से बना दे रहे हैं V3 V5 के बीच में। V1 V5 और V2 के बीच में लीजिए, बना दिया बाहर से। लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जो V2 V4 के बीच में एज है, जो ये वाला एज है, अगर आप उसको बाहर से या अंदर से कहीं भी बनाएंगे इस एज को, तो वो कतई पॉसिबल नहीं है कि क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस अवॉइड कर सकें। आप देखिए अंदर से बनाते हैं तो यहीं क्रॉस हो जाएगा, बाहर से अगर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे जिस तरफ से, इधर से बनाएंगे क्योंकि V2 से V4 यहाँ से निकल के, अब ये V4 जो है बाउंडेड रीजन में है, तो आप अगर इधर से बनाएंगे तो भी क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, और इधर से बनाते तो भी क्रॉस हो जाएगा। तो वी कैन नॉट अवॉइड क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस ऑन ए सिंगल प्लेन। अब यही एक कोई दूसरा प्लेन ले लेते तो उस पर आप बना देते, जैसे मान लीजिए V2 और V4 के को मतलब जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, वहीं उसी लाइन ज्वाइनिंग पे एक वर्टिकल प्लेन खड़ा करिए। V2 V4 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वहीं पे एक वर्टिकल प्लेन खड़ा करिए, और आप उस वर्टिकल प्लेन के थ्रू अगर आप V2 से V4 के बीच में लाइन एज ड्रा करेंगे तो क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस अवॉइड हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये सिंगल प्लेन पे नहीं है, दो प्लेन की ज़रूरत पड़ रही है, वर्टिकल हो या थोड़ा सा इंक्लाइंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट वी नीड अनदर प्लेन टू अवॉइड क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस, सो इट इज़ नॉट नॉन प्लेनर ग्राफ, इट इज़ नॉट ए प्लेनर ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ जो क्रॉस की 5 ग्राफ है, बहुत फेमस ग्राफ है, ये तो वैसे भी याद होना चाहिए। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने K33 K23 इस तरह के भी ग्राफ बताए हैं, हालांकि क्रॉस की ग्राफ आपका K33 फेमस है, जो बाईपार्टाइट ग्राफ है, मैंने बताया था। तो ये जो चीज़ हुआ, ये नॉन प्लेनर का सिचुएशन हो गया। अब यहाँ पे यूलर फार्मूला है, यूलर फार्मूला के लिए हम नीचे चलते हैं। तो यूलर फार्मूला बेसिकली आपका होता है n माइनस नंबर ऑफ रीजन लेना रहता है पहले, तो ये रीजन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रीजन,
नंबर ऑफ वर्टिसेज एन से और नंबर ऑफ एजेस स्मॉल ई से। हालांकि यहाँ मैंने नंबर ऑफ वर्टिसेज वी से डिनोट किया है, जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन उसको डिक्लेयर करना रहेगा। तो नंबर ऑफ वर्टिसेज माइनस नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ रीजन इज ऑलवेज इक्वल टू 2। ये यूलर फार्मूला है। इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव भी कर सकते हैं, और जो यूनिट 5 का वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से समझाया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये जैसे नंबर ऑफ वर्टिसेस तो एकदम स्पष्ट है कि आपके यहाँ पे जैसे ये ग्राफ है V1 V2 V3 V4, तो यानी कि वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। नंबर ऑफ एजेस आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इसकी वैल्यू 6 मिल गई। रीजन आप देखिए, एक रीजन बाहर का रीजन हो गया, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, ये बाउंडेड है रीजन, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन। टोटल 4 रीजन, एक बाहर का रीजन हो गया, दूसरा रीजन ये वाला हो गया जो आपका ऐसे है, और थर्ड रीजन ये ट्रायंगल हो गया, एंड फोर्थ रीजन ये वाला आपका हो गया। टोटल 4 रीजन है। अगर इस फार्मूले में आप रखेंगे तो 4 4 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 वेरीफाई हो जाएगा। तो दिस इज यूलर फार्मूला। अगर आप इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2। मैं इसको एलिब्रेट कर देता हूँ। और बेस स्टेप, जो कि इंडक्शन मेथड से करेंगे तो बेस स्टेप होगा, हाइपोथेटिकल स्टेप होगा, बहुत ही आसान है, और आपका इंडक्टिव स्टेप होगा। 3 स्टेप होंगे आपके। तो बेस स्टेप में आप सपोज करिए कि मान लीजिए कि हमारे पास हमको एक ऐसा ग्राफ लेते हैं जिसमें एक भी एज नहीं है, ई इक्वल टू 0 ले लीजिए, सबसे आसान। और नंबर ऑफ वर्टिसेज 1 ले लीजिए। अगर नंबर ऑफ वर्टिसेज 1 लेंगे, मतलब ये सिचुएशन, एक ही वर्टिसेज केवल है, और बाहर एन की वैल्यू तो कुछ भी ले लीजिए, अगर एज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर n इक्वल टू 1 आप लेंगे तभी सही फार्मूले पे सही भी आएगा। और ये जो है, चूँकि नल ग्राफ के लिए नहीं है, तो नल ग्राफ वैसे ये सिंगल वर्टेक्स का चीज़ जो है वो ट्राइवियल ग्राफ कहा जाता है। नल ग्राफ का एक सिचुएशन है, मतलब सिंगल वर्टेक्स लेंगे तो एज आपको 0 लेना, सीधा, कंफ्यूज मत होइए। और ज़्यादा वर्टेक्स लेंगे तो एज लेना ही पड़ेगा। तो सिंगल वर्टेक्स लेते हैं और एजेज की संख्या जो है 0 लेते हैं। अब आप देखिए इस पूरे ग्राफ के अंदर, मतलब एक ऐसा ग्राफ है जिसको हम ट्राइबल ग्राफ भी कहते हैं, सिंगल वर्टेक्स के साथ एक भी एज नहीं है। तो इस वर्टेक्स के साथ में एक ही रीजन है, बाहर का रीजन, मतलब जिसमें ये आपका वर्टेक्स है, कोई और रीजन नहीं। एज बनता तब रीजन होता, सिंगल वर्टेक्स है। जो बाकी डॉट डॉट बनाया छोटा छोटा, वो तो मतलब रीजन दिखाने के लिए बनाया हूँ। तो आर की वैल्यू भी आपकी 1 हो गई। अब आप यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे तो ट्रू आएगा। n इक्वल टू आपका 1 है, ई 0 है, आर की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, सो इट होल्ड, मतलब ये ट्रू है। n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 के लिए। हाइपोथेसिस स्टेप में आप सपोज करेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू सम, कोई वैल्यू ले लीजिए, n1 ले लीजिए, ई इक्वल टू E1 ले लीजिए, आर इक्वल टू R1 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए जो भी आपको समझ में आए, अदर देन NER। तो और ये इस वैल्यू के लिए हमारा ये फार्मूला ट्रू है, यानी कि आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा N1 माइनस E1 प्लस R1 इक्वल टू 2। अब हाइपोथेसिस स्टेप में जो भी एज्यूम करते हैं, इंडक्टिव स्टेप में उसको यूज़ करना रहता है। तो इंडक्टिव स्टेप में क्या करते हैं आप कि एज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एज आप 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान देना है, 3 तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। इंडक्टिव स्टेप में 3 केस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देयर आर 3 केस बिकॉज वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ एजेस बाय 3 वे। पहला तरीका हो सकता है कि आप इसमें कोई एज सीरीज में ड्रा कर दीजिए। सीरीज में एक एज आपने ड्रा कर दिया, तो सीरीज में जब आप एज ऐसे ड्रा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पेंडेंट वर्टेक्स आ गया। तो ये जो रीजन है आपका वो ट्वाइस काउंट होगा। बाहर वाला रीजन जो है वो आपका सॉरी, बाहर का रीजन तो एक ही है, रीजन की संख्या आपकी कोई बढ़ी नहीं, लेकिन एज की संख्या एक बढ़ गई। एज की संख्या भी एक बढ़ी और एन की संख्या भी आपकी बाई 1 इंक्रीज किया, वर्टिसेस की संख्या। तो एज की संख्या भी इंक्रीज की और वर्टेक्स की संख्या भी इंक्रीज की। वो तो डिग्री हम बताने जा रहे थे, डिग्री खैर छोड़िए अभी।
तो एक एज आपने इंक्रीज किया, तो अब इस फार्मूले में अगर आप देखेंगे तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी n1 प्लस 1, मतलब n1 जितना जिस पे सही था आपने उसको y1 इंक्रीज किया, जिस चीज़ को आपने ट्रू सपोज किया उसी में इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स एक और इंक्रीज कर दिया। E1 की संख्या भी आपकी e की संख्या क्या हो जाएगी, E1 प्लस 1 हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन रीजन की संख्या अनचेंज है, रीजन की संख्या R1 पहले भी थी, अभी भी R1 है। अब आप इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, ये जो ऊपर इक्वेशन दिया गया है, तो उसमें आपको n1 प्लस 1 लिखेंगे, e की जगह पे माइनस E1 प्लस 1 ब्रैकेट में और प्लस आपका R1। तो आप देखिए ये 1 आपका कट जाएगा जब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब आएगा n1 माइनस E1 प्लस R1 ही आएगा। और इसकी वैल्यू हाइपोथेटिकल स्टेप में आपने 2 एज्यूम किया, तो यानी कि ट्रू आ रहा है। तो केस 1 मतलब ये जो पहला सिचुएशन है आपका ये ट्रू हो गया। इसी तरीके से दूसरा सिचुएशन जो है हम लेते हैं। दूसरे सिचुएशन में कि जैसे अगर मान लीजिए कि आप सीरीज में ही किसी वर्टेक्स पे अब इस चीज़ को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे वर्टेक्स आप इंसर्ट करते हैं किसी एज पे, तो एज की संख्या भी एक बढ़ गई। भाई देखिए, एक ये जो काउंट है, एक एज इधर एक इधर, तो ई की भी संख्या एक बढ़ गई और एन की भी संख्या बढ़ गई, तो सेम सिचुएशन आएगा, यही जो सिचुएशन यहाँ आया है। तो पुट करेंगे और ट्रू आ जाएगा। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है, एक और सिचुएशन है कि आप इसमें एज की संख्या तीसरे तरीके से भी इंक्रीज कर सकते हैं। टोटल 3 तरीका है इसमें कि सेल्फ लूप बना दें, मतलब ये जो भी किया था उसको छोड़ दीजिए, ये जो किया था इसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन सेल्फ लूप हम बना रहे हैं किसी भी वर्टेक्स पे सेल्फ लूप। तो सेल्फ लूप जब आप बढ़ाएंगे तो देखिए n आपका n इक्वल टू n1 मतलब अनचेंज रहेगा, क्योंकि कोई भी वर्टेक्स नया क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन ई की संख्या क्या होगी, वो तो इंक्रीज कर गई, E1 से बढ़ के E1 प्लस 1 हो गया। और रीजन की भी संख्या देखिए, ये वाला रीजन एक बढ़ गया, तो R की संख्या हो गई R1 प्लस 1। अब आप इस इक्वेशन में फिर पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, n1 की जगह पे आप n1 ही पुट करेंगे, n की जगह पे n1 पुट करेंगे, e की जगह पे E1 प्लस 1 पुट करेंगे और R1 की जगह पे R1 प्लस 1 पुट करेंगे। और फिर देखिए वही पुराना इक्वेशन आपका बनेगा, क्योंकि 1 तो कैंसिल हो जाएगा, n1 माइनस E1 प्लस R1, और ये इसकी वैल्यू हाइपोथेटिकल स्टेप में आपने 2 एज्यूम किया था, फिर अगेन ये ट्रू आ गया। तो कुल मिला जुला के मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ करना भी आता है, मतलब प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। बेस स्टेप में ध्यान रखिए कि एज की संख्या 0 ले लीजिए, सिंगल वर्टेक्स ले लीजिए, और रीजन की संख्या तब एक ही रहेगी, कोई स्प्लिट नहीं हुआ रीजन में। और आराम से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 0 आपका 1 माइनस 0 प्लस 1 2 ट्रू आ जाएगा। हाइपोथेटिकल स्टेप में कोई एक आर्बिट्ररी n और e और r की वैल्यू ले लेंगे, उसके लिए ट्रू सपोज कर लेंगे। ट्रू सपोज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका ये एक इक्वेशन मिल गया हाइपोथेटिकल स्टेप के लिए, n1 माइनस E1 प्लस R1 प्लस इक्वल टू 2। उसके बाद हाइपोथेटिकल स्टेप में, इंडक्टिव स्टेप में क्या करेंगे आप कि बताएंगे कि हाँ देयर आर 3 केस बाय विच वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ एजेस। पहला तरीका मैंने जो बताया है वो आप सीरीज में एज बढ़ा दीजिए, सीरीज में एज बढ़ाएंगे तो वर्टेक्स भी आपका बाई 1 इंक्रीज कर जाएगा और एज भी बाई 1 इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन आर की संख्या अनचेंज रहेगी। दूसरा तरीका था कि आपने किसी एज पे एक सीरीज वर्टेक्स इंसर्ट कर दिया, जिससे आपकी एज की संख्या भी बढ़ गई और वर्टेक्स की संख्या भी बढ़ गई, लेकिन रीजन अनचेंज रहा, मतलब प्रीवियस सिचुएशन की तरह से। वैल्यू पुट करिए, प्रूफ हो जाएगा, मतलब सेम कैलकुलेशन होगा। और तीसरी सिचुएशन है जिसमें आपने सेल्फ लूप बढ़ाया, सेल्फ लूप बढ़ाएंगे तो वर्टेक्स की संख्या नहीं चेंज होगी, n इक्वल टू n1 ही रहेगा, e इक्वल टू E1 प्लस 1 हो जाएगा, बाई 1 इंक्रीज कर गया, और r इक्वल टू R1 प्लस 1 हो जाएगा, कि ये एक रीजन बाउंडेड रीजन बढ़ गया। तो आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें जो है
और भी कुछ चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे पिजन होल प्रिंसिपल तो मैंने कल डिस्कस ही किया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस ही किया है कि सीधा स्टेटमेंट है कि भाई आपके पास यम पिजन्स हैं, यन पिजन होल है, यम इज ग्रेटर देन यन है, तो जाहिर सी बात है यम माइनस यन कम से कम बाई 1 तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो अगर आप प्रूफ इसको कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो मेन चीज़ ये है कि आप होल में अगर एक एक पिजन रखते चले जाएंगे तो आपका एक एक करके जब रखेंगे तो केवल यन पिजन कंज्यूम हुआ। अब यम माइनस यन पिजन आपके पास बच जाएगा। अब यम माइनस यन कम से कम एक ज़रूर होगा, तो कोई होल ऐसा होगा जिसमें आपको एक से ज़्यादा पिजन रखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यही हुई। इसके कभी पिजन होल प्रिंसिपल पूछ लेता है या शॉर्ट नोट्स पूछता है, तो उसमें एग्जांपल सीधा दे दीजिए कि सपोज दैट देयर आर 8 स्टूडेंट्स एंड in that situation at least there will be 2 students who have same day of birth, date नहीं, day of birth, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एक एक का सबको असाइन कर दिया, 8वां बचेगा, तो इन 7 में से कोई एक दिन होगा। मैं आप मंथ भी ले सकते हैं, लेकिन 12 एक 12 + 1 13 स्टूडेंट लीजिए तब। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाकी प्रूफ करने की बात है, अगर बाय द वे कभी प्रूफ करने को आ जाता है तो सिंपल है, आप कहिए कि हमारे पास ये सिचुएशन है, पिजन की संख्या यम है और होल की संख्या यन है, जहाँ पे यम इज ग्रेटर देन यन है, और वही जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं जो मैंने अभी बोला वही सेम स्टेटमेंट लिख दीजिए कि पुट 1 पिजन्स इन ईच होल एंड इन लास्ट वी we have spared m minus n pigeon to put into the hole। तो आप उसके बाद बताएंगे कि since m is greater than n so m minus n have at least greater than, मतलब m minus n hold this inequality, m minus n will be greater than or equal to 1। तो इस तरह से हमारे पास कम से कम एक पिजन तो बचेगा ही बचेगा, जो किसी न किसी होल में रखना पड़ेगा, तो रिपीट होगा। दैट्स सो थ्योरम। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल। तो ग्राफ कलरिंग भी मैंने कल बताया था, ग्राफ कलरिंग और क्रोमेटिक नंबर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। और ग्राफ कलरिंग या उसको प्रॉपर कलरिंग भी बोलते हैं, जिसमें आपको इस तरह से कलर को वर्टेक्स को कलर करना होता है कि कोई भी दो एडिसेंट वर्टिसेस ग्राफ के सेम कलर के ना हो। क्रोमेटिक नंबर ऑफ मिनिमम कलर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कलरिंग, बाकी कल का वीडियो देखिए उसमें भी मिल जाएगा। K7 ग्राफ है, हाउ मेनी एजेस, तो K7 या K33 एवरी ग्राफ इज कुराउस्की ग्राफ। कुराउस्की KURATOWOSKI कुराउस्की ग्राफ, WO होता है, ये ध्यान रखिएगा, कुराउस्की ग्राफ। तो फिर से स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, KURATWOSKI कुराउस्की ग्राफ होता है ये। K स्टैंड फॉर कुराउस्की, एक मैथमेटिशियन थे और उन्हीं के नाम पे है, उन्होंने ये सब ग्राफ बनाया। जितने भी K वाले ग्राफ हैं सब रेगुलर ग्राफ होते हैं। अब K7 है तो सबका ग्राफ आपका सब सारे देखो 7 वर्टेक्स हैं पहली बात, और ये एक रेगुलर ग्राफ होता है, कंप्लीट ग्राफ होता है, सारे फीचर इसके अंदर होते हैं। तो कंप्लीट ग्राफ मतलब कि हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एक एज होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 यानी 7 - 1 6 होगी। अब देखिए अगर इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो पहले 7 वर्टेक्स आप बनाइए, अब 3 4 5 6 और एक 7वां यहाँ बना दिया। अब ये हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एज होगा, आप चाहे जैसे बनाइए उससे कोई मतलब नहीं है। और स्ट्रेट लाइन में अगर रखेंगे तो दिक्कत होगा, मैं इसको दूसरे शेप में बनाता हूँ। जैसे पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, पांचवा वर्टेक्स, छठा वर्टेक्स और 7वां वर्टेक्स, ये 7 वर्टेक्स हैं। सबके बीच में पहले वर्टेक्स से एज ड्रा कर दीजिए, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद दूसरा वर्टेक्स पिक करिए, तो जिससे आप ड्रा कर चुके उसकी तरफ देखना भी नहीं है। यहाँ पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे,
फिर तीसरा वर्टेक्स, तो ऊपर की तरफ मत जाइए क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी बन चुका है। 1 2 3 4, फिर इस पे आइए 1 2 3, एक एक कम होता चला जाएगा। फिर यहाँ से जाइए 1 2, फिर लास्ट में ये यहाँ से यहाँ। अब इसका तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट। दिस इज K7 ग्राफ और हर एक वर्टेक्स की डिग्री 6 ही है। आप गिन सकते हैं 1 2 3, काउंट अगर कम होगा तो फिर से एक बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 कोई एक छूटा होगा अगर तो उसको भी बनाते हैं। यहाँ से इसका बना हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 है इसके डिग्री। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ से भी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, सारे वर्टेक्स की डिग्री आपको 6 ही मिलेगी। तो जितने भी अब ये क्या क्या प्रॉपर्टी है क्रॉस की 7 ग्राफ में, एक तो रेगुलर है। रेगुलर ग्राफ इसलिए कहा गया क्योंकि सारे वर्टेक्स की डिग्री इक्वल है। कंप्लीट ग्राफ है क्योंकि हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एज है। हर कंप्लीट ग्राफ रेगुलर होता है, लेकिन हर रेगुलर ग्राफ कंप्लीट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ये एक मैंने बनाया, ये रेगुलर ग्राफ है। टू रेगुलर ग्राफ कह सकते हैं इसको क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एज नहीं। जैसे इसके इसके बीच में एज नहीं है, इसके इसके बीच में एज नहीं है। ये सब कोर्स के वीडियो में मैंने बताया भी है। फिलहाल के लिए ऐसे ही जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। और K7 ग्राफ में कितने एज हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सारे वर्टेक्स की डिग्री 7 है, मतलब n-1 है। और कितने वर्टेक्स हैं? 7। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, ये फार्मूला आप लगाएंगे, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस डेट इज इक्वल टू, चूँकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 6 है, 7 टाइम्स ऐड करेंगे तो 6 × 7 आएगा। और ये फार्मूला 2 × नंबर ऑफ एजेस के बराबर होता है। तो 2E = 42 हो जाएगा। तो E = 42/2 = 21 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी है। तो इस K33 की बात अब करते हैं। K33 अलग ग्राफ है, ये फार्मूले वगैरह से नहीं, जब तक समझ में नहीं रहेगा नहीं बना पाएंगे। K33 में टोटल 6 वर्टेक्स हैं, लेकिन ये बाईपार्टाइट ग्राफ है। तो एक हिस्से में 3 वर्टेक्स हैं, दूसरे हिस्से में भी 3 वर्टेक्स हैं। और ये कंप्लीट बाईपार्टाइट बल्कि ग्राफ है, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। कल हमने इसको समझाया भी था, मतलब प्रीवियस वीडियो में। ये इस हिस्से के पहले हिस्से से दूसरे हिस्से पर हर वर्टेक्स के बीच में एज होता है। तो आपके पास मतलब कैपिटल V1 लिख दे रहे हैं, कैपिटल V2 लिख दे रहे हैं। कैपिटल V के अंदर 6 वर्टेक्स थे, लेकिन उस कैपिटल V को आपने 2 हिस्से में ब्रेक कर लिया, V1 और V2। और V1 इंटरसेक्शन V2 आपका 5 होता है, ये सब प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पे हर कंप्लीट बाईपार्टाइट का तभी होगा जब ये पहले हिस्से के सारे वर्टेक्स से दूसरे हिस्से के सारे वर्टेक्स पे एज हो। तो पहले से बनाएं, ये आपका हो गया, दूसरे से बनाएं, ये हो गया, तीसरे से बनाया, ये हो गया। अब ये K33 ग्राफ कहा जाता है, इसी को K33 ग्राफ बोलते हैं। K33 ग्राफ में आप देखिए हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे या हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 ही है, सीधी सी बात है। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, अगर सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस आप निकालेंगे, समेशन सिंपल लगा लीजिए, तो टोटल 6 वर्टेक्स हैं और सबकी डिग्री 3 है। तो 6 × 3 = 9, 18 आएगा। और दिस 18 विल बी इक्वल टू 2E। तो E की संख्या कितनी आ जाएगी? 18/2, तो इक्वल टू 9 आ जाएगा। सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ एजेस। तो 18 आपका आया, 18 को आप डिवाइड करेंगे, इक्वल करेंगे 2E के, तो E = आपको 9 एज मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आइसोमॉर्फिक ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ, हैमिल्टन ग्राफ कल के वीडियो मैंने बताया, वहाँ से देख सकते हैं। आइसोमॉर्फिक भी मैंने कोर्स की वीडियो में बताया, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। देखिए टू ग्राफ, देयर इज 2 ग्राफ्स G1 एंड G2। G1 में सेट ऑफ वर्टिसेस V1 है और एजेस E1 है। G2 में V2 और E2 ले लेते हैं। तो 2 ग्राफ्स G1 एंड G2 will be isomorphic to each other if there is a mapping F between G1 and G2 such that
जीवन के एक तो ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए, पहली बात बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, मतलब 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस हो, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस हो। और अब इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं कि पहली चीज़ जीवन में जो नंबर ऑफ वर्टिसीज हैं उनकी संख्या दूसरे के बराबर होनी चाहिए, दूसरे ग्राफ के वर्टेक्स की संख्या के। दूसरा शर्त है E1 और E2 की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, मतलब एजेस की संख्या बराबर होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज़ होती है जो स्पेसिफिक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ स्पेसिफिक डिग्री, वर्टेक्स ऑफ स्पेसिफिक डिग्री इन बोथ ग्राफ इज इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ स्पेसिफिक डिग्री इन बोथ ग्राफ इज इक्वल। तो दोनों ग्राफ में अगर स्पेसिफिक डिग्री के वर्टेक्स इक्वल है, जैसे कहने का मतलब है कि आपने एक ग्राफ बनाया, इसमें अब दूसरा ग्राफ आप चाहे जिस शक्ल का बना दीजिए, उससे मतलब नहीं है, शक्ल देख के नहीं पता चलता है। अब ये देखिए मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहा हूँ। तो अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक तभी कहे जाएंगे जैसे तीन तीन डिग्री का एक वर्टेक्स यहाँ पे है और एक इधर है, दो है, तो इसमें भी 3-3 डिग्री का दो वर्टेक्स होना चाहिए। 2 डिग्री के 2 वर्टेक्स हैं तो 2 के यहाँ पे भी 2 डिग्री के 2 वर्टेक्स हैं, तो नंबर ऑफ स्पेसिफिक डिग्री के वर्टेक्स दोनों ग्राफ में सेम होने चाहिए। तो ये G1 G2 का आइसोमॉर्फिक होगा, या आप इस तरीके से कह सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f such that G1 maps into G2 such that f is bijective। अब उसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से, मतलब इन अदर वर्ड्स कहेंगे, इन अदर वर्ड्स mod of V1 is equal to mod of V2, mod of V1 is equal to mod of V2, and third point number of vertices of specific degree in both graph are equal। तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाईपार्टाइट हो ही गया है, हैमिल्टोनियन हो गया है, और हैंडशेकिंग थ्योरम जो अभी यूज़ हमने किया है कई बार, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसीज इज इक्वल टू आपका 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ होता है। इसको प्रूव करना हो तो सीधा स्टेटमेंट है कि सिंस एवरी एज कंट्रीब्यूट इन डिग्री इक्वल टू 2, कंट्रीब्यूट इन डिग्री इक्वल टू 2। तो अब क्यों करता है ये बता दीजिए। बिकॉज ईच एज इंसिडेंस ऑन 2 वर्टिसीज आइदर बोथ आर सेम आर इक्वल। अब जैसे बोथ आर सेम आर डिफरेंट, अब जैसे ये वर्टेक्स है, इसी सेल्फ प्रूफ बना दिया, तो ये एस डिग्री में कंट्रीब्यूशन एक ही वर्टेक्स पे कर रहा है, और ये एस डिग्री में कंट्रीब्यूशन 2 अलग अलग वर्टेक्स पे कर रहा है, लेकिन एंड में 2 ही का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एवरी एस कंट्रीब्यूट इन डिग्री इक्वल टू 2, सो all the contribution, so total contribution by all the edges will be equal to 2e। तो so number of degree, and so sum of degree of all the vertices will be equal to 2 into e। तो हर एक एस, यही स्टेटमेंट में आपको समझाना रहेगा कि अगर मान लीजिए ग्राफ के अंदर ई एजेस हैं तो हर एक एज 2-2 का कंट्रीब्यूशन करता है, वो चाहे एक वर्टेक्स पे करे या अलग अलग वर्टेक्स पे करे। So all the contribution by all the edges, total contribution by all the edges 2 + 2 e टाइम्स कर दीजिए। अगर आपको लाइन कंटेंट बढ़ाना है तो e टाइम्स कर देंगे आप, तो अगर 2 e टाइम्स जोड़ेंगे तो 2 into e आ जाएगा, और इस तरह से प्रूफ हो जाएगा आपका टोटल जो डिग्री ऑफ वर्टिसीज है। क्योंकि डिग्री जो होती है किसी भी वर्टिसीज की, वो क्या होती है, ये भी लाइन लिख सकते हैं, बिकॉज डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इज नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस ऑन दैट वर्टेक्स। तो कुल मिला जुला के आपको पता करना है कि कितना एजेस इंसिडेंस हुआ टोटल ग्राफ के अंदर हर एक वर्टेक्स पे, तो उसी कॉन्सेप्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हैंडशेकिंग थ्योरम का मतलब ये पता होना चाहिए कि ये सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसीज वाला ही फार्मूला है,
क्योंकि बाई नेम अगर नहीं याद रहेगा तो इतना आसान सा थ्योरम है, आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, 8। तो इसके अंदर मैंने तो लगभग ये सब बाई पार्टाइट वगैरह तो हो गया। अब ये क्वेश्चन तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्लेनर ग्राफ एंड एक्सप्रेस यूलर फार्मूला, ये भी हो गया आपका। तो ये सब सारे जो हैं 1 बाई 1 करके आपके हो गए हैं। वही 7, 8 आपका टोटल था। और यहाँ पे अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर देते हैं। 7th क्वेश्चन जो लिखा गया है इसको डिस्कस करते हैं पहले। जैसे ये क्वेश्चन ये है, जस्टिफाइड एट इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, मतलब डायरेक्शन नहीं, टोटल नंबर ऑफ आर डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज ऑलवेज इवन। तो टोटल डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो है, टोटल ऐसे वर्टेक्स की संख्या जो जिनकी डिग्री ऑड है, वो संख्या हमेशा क्या आएगी, इवन आएगी। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस हैंडशेकिंग थ्योरम अभी अभी आपने पढ़ा है, ये होता है 2 ही। अब देखिए इसके अंदर आप जब हर एक वर्टेक्स इंडिविजुअल वर्टेक्स के बारे में इंस्पेक्ट करेंगे तो किसी की डिग्री ऑड होगी, किसी की इवन होगी। तो 2 हिस्से में बांट लेते हैं, जो ऑड वाले हैं ऑड लिख देते हैं सम ऑफ डिग्री करके, और जो इवन होते हैं इवन लिख दिया गया। तो 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया गया। इवन वाले का डिग्री जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा, मतलब ये पूरा जो सम ऑफ करके लिखा गया उसकी वैल्यू इवन आ जाएगी। तो उसी चीज़ को यहाँ प्लस इवन लिख दिया गया। और इधर 2 ही प्योर इवन नंबर है। इस इवन को अगर राइट साइड में ले आएंगे, इवन माइनस इवन करेंगे, जीरो मत करिएगा गलती से, वो इवन ही आएगा। तो इवन अगर आएगा तो मतलब इवन कर रहे हैं तो जीरो तो उसमें इंक्लूडेड है, जीरो भी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सब है। अगर जीरो लिख देंगे तो सिर्फ एक वैल्यू का आप बात करेंगे, तो जीरो नहीं लिखना है। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑड वर्टिसेस इज इक्वल टू इवन हो गया। अब आप कमेंट करेंगे कि भाई ऑड जब हम जोड़ते हैं और ऑड टाइम्स जोड़ते हैं तो सम हमेशा ऑड आता है, लेकिन इवन टाइम जोड़ते हैं तभी जाके इवन आता है। जैसे 3 + 5 किए तो दोनों ऑड हैं, जोड़े लेकिन क्या आया, 8 आया। लेकिन इसमें एक और बढ़ा दीजिए, एक ऑड नंबर, चाहे सेम चाहे डिफरेंट। तो ये 3 5 8 + 7 15 हो गया। तो आप जब भी ऑकरेंसेस ऑड का ऑड टाइम्स करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा, और इवन टाइम्स करेंगे तो इवन आएगा, ये कहने का मतलब है। तो इसका मतलब है अब जब ऑड नंबर हमने जोड़ा वो आया एंड में इवन, तो इसका मतलब ऑड वाली जो ऑकरेंसेज होंगे इवन टाइम्स होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन। तो ये आपका एक थ्योरम है। और देखते हैं अगर कोई थ्योरम ऊपर छूटा हो तो वो भी बता देते हैं। यहाँ पे ये सब जितने भी थे तो 5वें क्वेश्चन में तो हो गया था। 6ठा क्वेश्चन भी देखिए, इसमें खैर ये तो सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा है एक्सप्लेन यूलर फार्मूला, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही वाला फार्मूला n - e + r = 2। जहाँ पे n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, e नंबर ऑफ एजेस है, r नंबर ऑफ रीजन है, और ये इक्वल टू हमेशा 2 होता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रीजन्स इफ ए प्लेनर ग्राफ हैज 30 वर्टिसेस। तो वर्टिसेस की संख्या 30 दी है और हर वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से एज पहले आप निकालेंगे क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है। तो ये फार्मूला हैंडशेकिंग फार्मूला लगाएंगे तो 30 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 2e हो जाएगा। भाई सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो आएगा, क्योंकि हर एक वर्टिसेस की डिग्री 3 है, तो 3 इंटू 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। और ये किसके बराबर है, 2e के बराबर है। तो e की संख्या सीधा 90/2 आ जाएगा, डेट इज़ 45 आ गया ये। तो 45 आप ई वैल्यू निकल गई, बाकी एन की संख्या दी ही हुई है, मतलब यहाँ पे वी मैंने लिखा है। तो वी मतलब आपका 30 है और ई आपका 45 है, आर की संख्या निकालनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे 30 - 45 + r इज इक्वल टू 2। तो ये -15 + r इज इक्वल टू 2। तो r इज इक्वल टू 2 + 15 इज इक्वल टू 17 आपका आंसर आ जाएगा, सीधा सा। तो पहले e निकाले, e कैलकुलेट करने के बाद जब e कैलकुलेट हो गया
तो फिर वहाँ से n दिया ही हुआ है, फार्मूले में रख देंगे तो r की वैल्यू निकल जाएगी। 7वां क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस ही कर दिया। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा है, इसको डिस्कस कर देते हैं। 8वें क्वेश्चन में देखिए दिया गया है जस्टिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए सिंपल ग्राफ। देखिए मैक्सिमम वर्ड जब भी बात करेगा सिंपल पे ही करेगा, क्योंकि सिंपल ही प्रिडिक्टेबल होता है। तो चूँकि सिंपल ग्राफ विथ मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री के साथ जो होता है वही कंप्लीट ग्राफ होता है। कंप्लीट ग्राफ का डिफिनीशन अगर आप देना चाहें, टेक्निकल डिफिनीशन, ए सिंपल ग्राफ विल बी ए सिंपल ग्राफ विथ मोस्ट नंबर ऑफ एजेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इज नोन एज कंप्लीट ग्राफ। तो कोई भी सिंपल ग्राफ विथ मोस्ट नंबर ऑफ एजेस सिंपल ग्राफ होता है। तो सॉरी, एक सिंपल ग्राफ विथ मोस्ट नंबर ऑफ एजेस इज कंप्लीट ग्राफ। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 वर्टेक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है 4 वर्टेक्स का, लीजिए अब समझने के लिए। अब यहाँ पे अभी मोस्ट, ये सिंपल ग्राफ है क्योंकि यहाँ कोई भी सेल्फ लूप और पैरेलल एज नहीं है। अगर आप इसमें मोस्ट नंबर ऑफ एजेस की बात करेंगे तो अभी ये मोस्ट पे नहीं पहुँचा, एक और बनाइए, अभी मोस्ट नहीं पहुँचा, दूसरा बनाएंगे तब जाके मोस्ट नंबर ऑफ एजेस पे पहुँचेगा। तो ऐसी सिचुएशन की ये बात कर रहा है। तो जब भी इसमें सिंपल सा कमेंट है, सपोज लेट अस देयर आर n वर्टेक्स हैं आपके 1 2 3 ऐसे करके लिख दीजिए, 4 5 ऐसे सो ऑन nth, ये nth है, यहाँ डॉट डॉट करके बना दीजिए, nth है, ये nth वर्टेक्स है। फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस अगर अटेन करना चाहते हैं देन देयर विल बी एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो आप एक एक करके बनाएंगे। हाउ मेनी एजेस वी हैव ड्रा, n-1, फर्स्ट से बाकी n-1 पे आपने n-1 ड्रा किया। इसी तरह से आप सब पे जब ड्रा करेंगे दूसरे से, देखिए दूसरे पे एक बना ही हुआ है, तो डिग्री आप निकाल रहे हैं तो एक ही एज 2 बार काउंट होता है डिग्री निकालने, एक बार इसके लिए काउंट हुआ, एक बार इसके लिए काउंट होगा, तो एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन ऐसे n-1 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैक्सिमम डिग्री की सिचुएशन में एवरी वर्टेक्स विल हैव डिग्री इक्वल टू n-1 बिकॉज एवरी रेस्ट अदर वर्टिसेस विल इंसिडेंस एजेस ऑन ए पर्टिकुलर वर्टेक्स। तो सीधा मतलब ये है कि इन मोस्ट नंबर ऑफ एजेस सिचुएशन सिंपल ग्राफ एवरी वर्टेक्स विल हैव डिग्री n-1। तो n-1 अगर सबकी डिग्री हो जाएगी, और ये एजेस की संख्या इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस की, तो n+1 n-1 n टाइम्स आप करेंगे, कितनी बार, n टाइम्स, ये जो n-1 किया आपने n टाइम्स किया है कि आपके पास n वर्टिसेस है। और ये एंड में क्या आएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस आएगा, और ये जो वैल्यू है आपकी n इंटू n-1 हो जाएगी, और डेट इज इक्वल टू 2e। तो e इक्वल टू आपका आ जाएगा n इंटू n-1/2। इस तरीके से आप प्रूव कर ले जाएंगे, यही बात यहाँ पे प्रूव करना है। तो अगले वर्टेक्स पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, डिफाइन द कंप्लीट एंड रेगुलर ग्राफ, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कंप्लीट ग्राफ में जब डिफिनीशन देंगे तो यही देंगे, ए सिंपल ग्राफ, दोनों ही आपके सिंपल ग्राफ हैं, ये ध्यान रखिए, कोई सेल्फ लूप नहीं, कोई पैरेलल एज नहीं। एक कंप्लीट, एक simple graph is said to be complete graph if there is an edge between every pair of vertices। कई बार ये बात बता चुका हूँ। और देखिए मैंने इसी ग्राफ को क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस करके अवॉइड करके बनाया हुआ है, बाहर से बना दिया दूसरा डायगोनल। तो हर एक वर्टेक्स की हर एक कोई भी पेयर ऑफ वर्टेक्स लेंगे, जैसे V1 V4 अगर आप सेलेक्ट करिए इसमें V1 V4, तो क्या V1 V4 के बीच में एज है, यस, ये वाला एज। V1 V2 के बीच में है, यस। V1 V3 के बीच में है, यस। तो हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एज है। तो इसी सिचुएशन में ग्राफ कंप्लीट होता है। कंप्लीट ग्राफ हमेशा रेगुलर ग्राफ होता है। और कितना रेगुलर ग्राफ होता है, अगर n वर्टिसेस का है तो n-1 रेगुलर ग्राफ कहा जाएगा। क्यों n-1 रेगुलर ग्राफ, क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री, हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 होगी। और हर रेगुलर ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं होता है, लेकिन हर कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ होता है। रेगुलर ग्राफ इसको बोलते हैं, सिंपल ग्राफ विल बी रेगुलर ग्राफ इफ डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज इक्वल, सारे वर्टेक्स की डिग्री इक्वल हो। अब जैसे ये
ग्राफ जो बना हुआ है हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है, सो इट इज़ आल्सो रेगुलर ग्राफ। लेकिन ये अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो दिस ग्राफ इज़ रेगुलर बट नॉट कंप्लीट, क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो रेगुलर हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं है। क्योंकि कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इनके बीच में वर्टेक्स नहीं है, ये दोनों एज मिसिंग है। तो ये आप आराम से, और जितने भी रेगुलर ग्राफ होते हैं उनको के एन से भी डिनोट करते हैं, के एन, क्योंकि एन वर्टेक्स का रेगुलर ग्राफ कहने मतलब है। तो के एन का मतलब एन वर्टेक्स का रेगुलर ग्राफ, और हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 होगी तब। तो रेगुलर ग्राफ विथ एन वर्टिसेस इज डिनोटेड बाय के एन, और कुराउस्की एन ग्राफ भी उसको कह सकते हैं। और हर एक वर्टेक्स की डिग्री अगर कोई आपसे पूछेगा तो n-1 कह दीजिएगा। इस तरह से ये अप्लेनर ग्राफ भी हो गया। तो 2022-23 तक के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। 23-24 के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, 24-25 के लिए अलग बनाऊंगा। थैंक यू।